तो हमारी इस साइड की हो रही है, क्योंकि इधर साइड की एससीएम खिंच रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ये लेफ्ट साइड दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। ये और ये बार बार करेगा, उस पोजीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है, उसके हाथ में नहीं है, उसके ब्रेन से ये गड़बड़ हो रही है, ब्रेन से एबनॉर्मली न्यूरॉन का फायरिंग हो रहा है, इस वजह से उसकी एससीएम मसल एबनॉर्मली बार बार कॉन्ट्रेक्शन कर रही है। क्लियर। अब क्या क्या कॉजेस होते हैं, कॉजेस फटाफट समझ लेते हैं। कुल मिला के कुछ भी कॉज हो सर, एंड रीजन हमारा तो, हमको तो एससीएम मसल का स्पाज्म करके दिखा दो, क्या क्या हो सकता है ये समझते चलना। कंजनाइटल किसी को बाय बर्थ हो तो क्या हो सकता है, बहुत कॉमन, स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर, किसी को ट्यूमर हो जाए मसल्स में। अच्छा, ट्यूमर से क्या होगा सर, ट्यूमर से देखो, सब में ट्यूमर हो, कोई भी चीज हो, आपको कोई भी मसल स्पाज्म में कब जाती है, दिमाग लगाते हो कि दो, पहला तो केस, या तो मोस्ट कॉमन स्पाज्म में रीजन नहीं बनता, पता है, मोस्ट कॉमन जिनको परमानेंट होता है उसमें मालूम क्या रीजन बनता है, परमानेंट वाले में फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस, सर फाइब्रोसिस का मतलब क्या, कि पर्टिकुलर जो आपकी एससीएम मसल है ना, उस वो उसकी वो क्या हो जाए, उसकी ब्लड सप्लाई चली जाए या उसमें ट्यूमर हो जाए तो उसकी डेथ हो जाए, उसके फाइबर्स मर जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा। और आपको पता है, आपकी बॉडी की मैकेनिज्म पता है, कोई भी चीज फाइब्रोस होती है तो वो पास पास आती है, वो सिकुड़ती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मेरी जब ये मसल, देखते नहीं हो, मरने के बाद आदमी क्या होता है, पूरा सिकुड़ कैसे जाता है, कितना टाइट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्यों, क्योंकि आपके फाइबर्स जब खत्म होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एकदम। और जब मेरी इस साइड की अगर एससीएम फाइब्रोसिस होगी, इसकी ये क्या हो जाएगा, इसकी ब्लड सप्लाई चली जाए या कुछ भी हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ये मसल काम करना बंद कर दे, तो कैसी हो जाएगी फाइब्रोसिस, के फाइबर्स कैसे कैसे एकदम बिल्कुल पास आ जाएंगे और मेरी गर्दन इस तरीके से हो जाएगी और ये परमानेंटली हो जाएगी। तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कैसे करोगी, जो जिंदा ही नहीं है उसका क्या पीटी ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर उसकी तो सर्जरी होगी। क्या सर्जरी होगी मैं आगे बताऊंगा। तो यानी सर एक चीज मुझे क्लियर हो रही है कि अगर पीटी ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो परमानेंट का नहीं होगा, वो टेम्परेरी वाले का होगा। क्योंकि हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मसल की अगर पर्टिकुलर वो खत्म ही हो चुकी है, पर्टिकुलर पूरी फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो फिर हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे। अच्छा, पीटी पीटी इसमें क्या करेगा सर, बचपन से जानते हैं, कोई भी मसल है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच देंगे। तो मोस्ट कॉमन आप जानते हो इस तरीके से स्ट्रेच देते हैं, हम एससीएम पर एक हाथ यहाँ रखते हैं, एक हाथ यहाँ रखते हैं, उसको खींचते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि पास पास आ गई है तो उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जैसे स्ट्रेच करेंगे उसके फाइबर दूर दूर जाएंगे, मसल फिर लॉन्गिटिविटी में आएगी, अपना बड़ा साइज होगा, तो उसकी फेस का गर्दन, उसकी जो नॉर्मल नेक है वो सही हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये आप परमानेंट वाले में काम थोड़ा ना कर पाओगे, टेम्परेरी वाले में, क्योंकि परमानेंट में फाइब्रोसिस हो गई तो वहां स्ट्रेचिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, जब फाइबर्स बचे ही नहीं, उनकी फाइब्रोसिस हो ही चुकी है, तो फिर वो कहां से क्या स्ट्रेच होंगे, वो कुछ नहीं होंगे। तो कंजनाइटल में स्टर्नोक्लीडो कोई वहां पर ट्यूमर हो जाए आसपास, प्लस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, आप जितने आसपास आपके पास फेस की जितनी चीजें हैं उन सबका इन्फ्लामेशन लिख सकते हो, इन्फ्लामेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत कॉमन जानते हो, कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन हुआ वो फेल के एससीएम मसल पे आराम से आ सकता है। या फिर टेम्परेरी में पता है सबसे कॉमन क्या होता है, परमानेंट में नहीं, टेम्परेरी देखो, परमानेंट में तो ट्यूमर या मसल क्या चली जाए, ब्लड सप्लाई। टेम्परेरी में तो ये होता है कि पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हो जाए, मेरी आसपास मुझे मुझे कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाए। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, कोई भी अगर मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हुई तो कंपनसेटरी में मेरी जितनी भी जो आसपास की मसल है वो सब स्पाज्म में जाती है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अगर किसी को पेन होता है तो बॉडी क्या करती है, उसके आसपास की सारी मसल को क्या कर लेती है, स्पाज्म में डाल देती है। क्यों, क्योंकि भैया वो बंदा मूवमेंट ना करे। अब जब उसकी आसपास की, जब किसी को सर्वाइकल डिस्क हो गया हो या कोई भी सर्वाइकल में इंफेक्शन हो गया हो, तो उसके आसपास की जो मसल्स है ना वो सब कॉन्ट्रेक्शन में जाती है, तो एससीएम भी वहां पर जाती है। इस वजह से आप मोस्ट कॉमन जब कोई भी नेक की प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है, आपको कॉमन देखना, जिनको नेक पेन होता है ना बहुत ज्यादा, अगर एक तरफ की ज्यादा पेन कर रही है तो वो दूसरी साइड अपनी नेक टिल्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में आप दोनों तरफ की एससीएम को स्ट्रेच करते हो, ट्रेपेजियस को स्ट्रेच करते हो, है ना। इसीलिए, क्योंकि अगर वो कॉन्टेक्ट करेंगे तो उसकी नेक एक तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी। ये सब टेम्परेरी वाले होते हैं। टॉन्सिलाइटिस यानी आसपास के टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन, मैंने बोला ना आसपास की सारी चीज है, ट्रेंटोएक्सियल इन्फेक्शन, C1 C2 का इन्फेक्शन हो, या लेब्रिंथिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर में कोई मतलब आसपास जितनी चीजें हैं, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स मगर सिर्फ सर्वाइकल की, PIVD हो किसी को, लेकिन सर्वाइकल रीजन की, ना कि आसपास के रीजन की, ठीक है। या किसी को न्यूरोजेनिक में तो स्पाज्मोडिक कंडीशन लिख के ही आ गई, किसी को स्पाज्मोडिक कंडीशन हो रहा है ना, एबनॉर्मल न्यूरॉन की फायरिंग हो रही है, या कोई पैरालाइटिक कंडीशन। पैरालाइटिक में सर कौन सी, सेम मसल की। अब इसमें बेसिक बात बताओगे, अगर किसी को राइट साइड यानी अगर लेफ्ट साइड की मसल पैरालिसिस हो गई
तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो राइट साइड, कौन सी करेंगी, लेफ्ट की करेंगी, राइट की करेंगी ना। पैलेटिक का मतलब क्या होता है कि मसल पैरालिसिस कर गई। तो अब इसमें अगर एक मसल पैरालिसिस कर गई, अगर मेरी लेफ्ट और राइट में अगर मेरी लेफ्ट की पैरालिसिस कर जाएगी तो मेरी राइट वाली ऑटोमेटिक खींच लेगी। तभी मैंने स्टार्टिंग में दो रीजन बताए थे कि या तो मेरी जो राइट, अगर मेरी राइट साइड को मेरे को डिसीज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, या तो मेरी राइट की मसल खराब हो जाए जो एबनॉर्मल कॉन्टेक्ट करे, या फिर मेरी लेफ्ट साइड की पैरालिसिस हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में राइट वाली एबनॉर्मल कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एबनॉर्मली खराब नहीं हो रही थी लेकिन लेफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में उसे करनी पड़ी, क्योंकि जो मेरी लेफ्ट वाली थी वो क्या हो रही थी, उनमें हो रहा था पैरालिसिस। ठीक है, इसलिए वो राइट साइड की वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करनी। तो ध्यान रखना, ठीक है, लेफ्ट साइड की इसमें तो ये दो रीजन हो गई कि या तो अपोजिट साइड की मसल पैरालिसिस में चली जाए, या जो सेम साइड की उसमें कोई भी ट्यूमर हो जाए, ब्लड सप्लाई चली जाए, या कुछ भी हो जाए जिससे वो कॉन्ट्रेक्शन में चली जाए तो मेरी नेक एक साइड शिफ्ट हो जाएगी। पीआईवीडी हो गया, स्पाज्मोटिक कंडीशन हो गया, पैरालिटिक हो गया। ऑक्यूलर में क्या, जिन लोगों को स्क्वेंट होता है, स्क्वेंट का मतलब जानते हो भेड़ापन, तो उन लोगों में क्या होता है, वो लोग देखने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो स्क्वेंट दिखाता हूं, ये अब इस या तो एक इसमें एक आई का या दोनों आई का हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि इधर उधर देखने की वजह से उनको समझ नहीं आता, इधर देखते हैं कहीं और गर्दन जा रही होती है, इस तरीके से इधर देख रहे हैं कहीं और गर्दन जा रही है, तो इस वजह से उनका धीरे धीरे करके उन लोगों में भी टेम्परेरी भी टॉर्टिकोलिस डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, और ये सब तो क्या है कि भैया स्क्वेंट ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा, है ना। कहीं पे लगाए, कहीं पे निशाना वाली बात, कहीं पे देख रहे हैं कहीं पे गर्दन हो रही है, तो इस वजह से होता है। और अदर्स में कोई या ओ ए हो जाए, आर ए हो जाए, या स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस वगैरह, आप समझ रहे हो। कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस की आप जो मैंने आपको समझाया बस वही सारी बातें आप लिखी हुई है। The sternocleidomastoid muscle on one side of the neck is fibrosed। और मैं बता चुका हूं कंजेनाइटल वाले में जनरली जो उनमें परमानेंट होती है उनकी तो फाइब्रोसिस में ही चली जाती है। एंड फेल्स टू इलोंगेट, क्योंकि अब सही बात है कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, इलोंगेट नहीं हो पाती, तो फेल्स टू इलोंगेट एज द चाइल्ड ग्रो। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो मसल को भी बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मसल तो बड़ी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि भैया वो तो फाइब्रोसिस हो चुकी है। अगर अब जिस तरफ की मसल फाइब्रोसिस हो गई उसके अपोजिट में उसकी नेक टिल्ट हो जाएगी और रोटेट कर जाएगी। ठीक है, ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना। एंड दस रिजल्ट इन अ प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी, क्योंकि दोनों साइड की तो नहीं, एक साइड की होगी, जिस साइड की होगी तो अपोजिट साइड वो टिल्ट कर जाएगा। द फाइब्रोसिस में बी ड्यू टू, अब क्या हो सकता है, ये बड़ी कंडीशन है, ये बड़ी कंडीशन तो जब ही होगी जब पर्टिकुलर कोई मसल की ब्लड सप्लाई ही चली जाए, है ना, कोई पर्टिकुलर उस मसल की ब्लड सप्लाई चली गई, या फिर वहां पर कोई ट्यूमर हो गया, कोई खतरनाक कंडीशन। फाइब्रोसिस नॉर्मल छोटी मोटी कंडीशन पर थोड़ी ना होगी, वो तो जब पूरी उस खत्म ही हो गई तो पर्टिकुलर उसकी ब्लड सप्लाई चली गई, या उसकी जो एसेसरी नर्व उसको सप्लाई करती थी, है ना, जो मेजर चीज है कि उसकी ब्लड सप्लाई चली जाए या उसकी नर्व सप्लाई चली जाए या वो कोई ट्यूमर हो जाए, ऐसी कंडीशन जो पर्टिकुलर उस मसल को खत्म ही कर दे, जो उससे क्या हो गया, नेक्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब नेक्रोसिस, पूरी खत्म, मर गई, ऑफ दी एससीएम मसल एट बर्थ। और प्रेजेंट ऑफ लंप, लंप का मतलब कोई ट्यूमर प्रेजेंट हो बर्थ के टाइम पे बच्चे का, एससीएम एट बर्थ। और ये जनरली आपको फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में मिलता है। जब बच्चा फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ में होता है ना, मतलब जैसे जैसे पैदा हुआ है उसके स्टार्टिंग के हफ्तों में ही तो पड़ जाते हैं लम्प्स, तो इसमें डॉक्टर फाइंड करके फटाफट उन लंप को ठीक कर देता है। अगर उन लंप को ठीक नहीं करा और वो लंप आगे बढ़ा तो वो क्या करेगा, ट्यूमर वहां पर उस पर्टिकुलर की ब्लड सप्लाई को डैमेज कर देगा, और ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई तो वो मसल वहां की फाइब्रोसिस में चली जाएगी। तो फर्स्ट बी रिजल्टिंग इन ना स्वेलिंग इस्चेमिक मसल। और ये बच्चों में ऐसा नहीं है अनकॉमन हो, कॉमन है, लेकिन डॉक्टर्स देख के फटाफट उसे वहां ठीक कर देते हैं जल्दी। इसको मैस्टोइड ट्यूमर का नाम देते हैं जनरली, जहां पर ये इंसर्ट हो रही होती है, ये मसल जहां पर इंसर्ट होनी होती है, जो मेस्टोड वाला इंसर्जन वाला पार्ट है, वहां पर जनरली ज्यादा ट्यूमर देखने को मिलते हैं। और ये लंप ऐसा होता है कि कुछ महीनों बाद खुद ही चला जाता है बच्चों में, डॉक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अगर लगता है कि इसका इतनी ही सिर्फ साइज है, ये खुद टाइम बाद खुद चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद गया और वो दो केसेस में जाता है, या तो आपको नॉर्मल छोड़ के जाएगा या फिर आपकी मसल को फाइब्रोसिस करके छोड़। तो वहां पर दिखेगा जनरली ये जो ट्यूमर दिखेगा ये आपके मेस्टोइड वाले पार्ट यानी इंसर्शन वाले पार्ट पे आपको ज्यादा दिखेगा। और जब ये ट्यूमर जाएगा तो क्या करेगा, या तो वो लंप नॉर्मली, अगर नॉर्मली नहीं गया तो फिर वो पर्टिकुलर आपकी ब्लड सप्लाई वहां खराब करके और आपके
फाइब्रोसिस करके मसल को करके फिर जाएगा। ठीक है। टॉर्टिकोलिस अकर्स मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन विद ब्रीच प्रेजेंटेशन। व्हाट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन? सुना है कभी? बच्चे ये उल्टे पैदा हुए, उसी को ब्रीच पोजीशन बोलते हैं। हमेशा याद रखो, दो पोजीशन होती है, एक होती है वर्टिकल पोजीशन और एक होती है ब्रीच पोजीशन। जो बच्चे सर के से बाहर आते हैं, सर से सर पहले बाहर आता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, नॉर्मली वर्टिकल वर्टेक्स, ये नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन जिनके पहले पैर बाहर आते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। और ये बहुत खराब होती है, क्योंकि जब ये नीचे यहाँ आते हैं तो गर्दन फंस जाती है, नेक यहाँ पर फंस जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें तो पहले यहाँ पर ये निकल जाता है इजिली, तो यहाँ पर नेक फंसने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जब यहाँ पर ये वाला पार्ट आता है, तो ये जो इतना एरिया, क्योंकि ये एरिया बड़ा है यहाँ पर आकर ये सर्विक्स में आपकी ये फंस जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सर्वाइकल रीजन है वो इसके फीमेल की जो मदर की सर्विक्स में आके बेबी का सर्वाइकल रीजन फंस जाता है। और अगर इस वजह से हुआ तो यहाँ पर पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई या कोई भी जो एससीएम मसल है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, और ये पोजीशन कहीं ना कहीं आप जानते हो, मैंने जब आपको सीपी पढ़ाया तो उसमें भी बताया था कि सीपी के लिए भी ये सब बहुत, ये पोजीशन तो बच्चों में हजारों प्रॉब्लम क्रिएट कराने के लिए तैयार बैठी होती है। क्योंकि थोड़ा भी, क्योंकि उस टाइम पे एकदम ब्लड सप्लाई, थोड़ी भी कुछ हुआ, एकदम नाजुक है, कुछ भी होता है तुरंत ब्लड सप्लाई चली जाती है, बिल्कुल हल्के से फंसने पे भी। इसलिए बिल्कुल भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेते, वो देख लेते हैं कि अगर बेबी बिल्कुल भी उल्टा या कुछ अपनी पोजीशन पे नहीं है तो तुरंत सिजेरियन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। कि एक गलती, छोटी सी एक गलती, भले उस टाइम समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के कहो उस बच्चे को परमानेंटली ब्रेन डैमेज, सीपी, हजारों प्रॉब्लम्स उसको उस एक छोटी सी गलती की वजह से आपको करा सकती है। ठीक है, कैसे डायग्नोस करोगे? डायग्नोस के लिए हमेशा याद रखो, जिस साइड की आपकी एससीएम टिल्ट हुई है, यानी जिस साइड की आपकी एससीएम गड़बड़ हुई है, जब आप क्या करोगे उसको देखोगे ना, तो वो आपको एबनॉर्मली कैसी मिलेगी? बहुत ज्यादा आपको कैसी मिलेगी? सुपरफिशियल दिखने को मिलेगी। ये देखो क्या हुआ। अगर सपोज करो ये बच्चे की राइट साइड की एससीएम गड़बड़ हुई है, तो आपको राइट साइड की एससीएम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट अलग ही दिखेगी, बाहर निकली हुई। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है ना। दिमाग लगाओ, बिल्कुल दिमाग लगाओ। अगर मेरी अगर राइट साइड की एससीएम गड़बड़ हुई है तो मेरी कैसे हो जाएगा फेस? ऐसा लेफ्ट की साइड रोटेट करके ऐसे दिखूंगा, और टिल्ट सेम साइड ही होगा। तो टिल्ट होने की वजह से जो मेरी ये एससीएम है, क्यों? क्योंकि वो एकदम पास आ गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फाइबर्स बिल्कुल पास पास आ गए। अब जिसके फाइबर्स बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो एकदम ऐसी दिखेगी ना, मोटी सी बंच हुई। बहुत सिंपल एग्जांपल बताओ सर, नहीं समझ आ रहा। बाइसेप का फ्लेक्शन करते हो तो बाइसेप कैसी मोटी दिखती है। कभी भी किसी को बॉडी दिखाते हो तो ऐसे एक्सटेंशन करके दिखाते हो कि फ्लेक्शन करके दिखाते हो, देखो मेरी बॉडी। इसका मतलब क्या कि जब मैंने मसल को कॉन्टेक्ट करा तो सारे फाइबर्स पास पास आए, तो मेरी बाइसेप अलग ही मेरी दिखी एकदम, हाँ सब बॉडी बनी। इसका मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, जब यहाँ की मसल कॉन्टेक्ट करेगी तो यहाँ की मसल भी मुझे अलग ही दिखेगी, एकदम टाइट। तो मैं जैसे हाथ लगाऊंगा एकदम अलग ही ऊपरी कॉन्टेक्ट दिखेगी। अच्छा ठीक है, मेरी राइट साइड की जो एससीएम है वो फाइब्रोसिस में चली गई, यानी ये वाली मसल मेरी कांटेक्ट कर गई, जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो, जो मेरा रोटेशन है वो लेफ्ट साइड हो गया, और जो मेरा टिल्ट है वो सेम साइड हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान यही होती है पता करने की, आप बिल्कुल उसको फील कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? एससीएम प्रोमिनेंट ऑन द साइड ऑफ हेड टिल्ट, क्योंकि हेड कौन सी साइड टिल्ट होता है? सेम साइड, और रोटेशन अपोजिट साइड। तो एससीएम बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी जिस साइड आपका हेड टिल्ट होगा, और हेड सर, हेड तो उसी साइड टिल्ट होता है जिस साइड की एससीएम गड़बड़ होती है। ठीक है, तो SCM prominent on the side of head tilt becomes more prominent on trying to passively correct the head tilt। अगर आप उसको पैसिवली और करने की कोशिश करोगे तो आपको और ज्यादा आपको वो मसल क्या प्रोमिनेंट दिखेगी, ट्राइंग टू पैसिवली करेक्ट। ठीक है, जो लंप है वो, अगर किसी को लंप है बच्चे को, तो आपको वहां लंप फील हो जाएगा। SCM पर लंप फील, देखो मैं आपको दिखाऊं एक बार, अगर इसमें कुछ दिखता है। बच्चों में दिखाऊं, ये रहा, दिख रहा है अलग ही, ये कितना सही, ये रहा। ये टॉर्टिकोलिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल, देखो गर्दन दिख रही है,
ऑटोमेटिकली इधर देखो, अब इस बच्चे में कितना क्लियर आप देख सकते हो, ये वाला अगर ये दिख रहा है अपोजिट साइड, यानी इस साल की इस साइड की मसल कितना क्लियर आप एससीएम देख पाओगे। ये देखो, ये लंप दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये टॉर्टिकोलिस का कॉज है। ठीक है ना, बच्चा का टॉर्टिकोलिस हो रहा है, दूसरी साइड टिल्ट करे हुए और ऊपर दिख रहा है, यानी इस साइड की में क्या उसको टॉर्टिकोलिस हो रही है, यानी मसल फाइब्रोसिस हो रही है, यहाँ पर लंप दिख रहा है अलग ही। क्लियर, अब क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। आप बिल्कुल अब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी पेशेंट को देख लो, आप तुरंत डायग्नोस करके आप बता दोगे। फेशियल एसिमेट्री तो देखो दिखेगी यार, एक बात बताओ, किसी का फेस अगर दूसरी साइड टिल्ट कर दोगे तो उसके जो सेम साइड का फेस है वो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तो क्यों? क्योंकि एक साइड अगर मेरी फेस हो जाएगी तो जिस साइड मेरा फेस खिंच जाएगा उस साइड का, तो फेशियल एसिमेट्री दिखेगी, फेस पे दिखेगा ही कि फेस एक साइड टिल्ट है। ठीक है, और एक्सरे वगैरह में तो आप मुझे बताओ क्या जनरली कुछ दिखेगा? ये मसल एक्सरे में कैसे दिखेगी सर? एक्सरे में तो नेक आपका नॉर्मल दिखेगा, एक्सरे कराओगे तो कुछ नहीं दिखने वाला। हाँ, अगर किसी को स्कोलियोसिस वगैरह हो रही है उसकी वजह से, सर कैसे स्कोलियोसिस, कैसे स्कोलियोसिस का मतलब क्या होता है? साइड टिल्टिंग होना, मोस्ट कॉमन नंबर पे होती है, साइड टिल्ट करना, तो सर इसको सोलियोसिस बोलते हो। तो ये भी मेरी गर्दन एक साइड होगी तो मेरी नेक की स्कोलियोसिस ही तो हुई। तो इसका मतलब क्या, जब वर्टिब्रा देखोगे, जब एक्सरे में वर्टिब्रा देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेंगे, टिल्ट। नेक स्कोलियोसिस का जब एक्सरे देखोगे तो वो टिल्ट दिखेगा, वो अगर वो जब दिखेगा जब स्कोलियोसिस हो चुकी है, अगर बहुत आगे वाले केसेस में। ठीक है, जब बहुत ज्यादा आगे वाले केसेस में तब आपको देखो, देखो स्कोलियोसिस। तब अब जाकर आपको दिखेगी, वरना एक्सरे में स्टार्टिंग में तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो मसल का पर्टिकुलर गड़बड़ क्या है वहां पर, ये देखो, ये दिख रहा है। ये तो आप एक्सरे जब कराओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि अच्छा हाँ, इस साइड का उसको क्या है स्कोलियोसिस डेवलप हो रही है। ये जब एसोसिएट स्कोल, जब आगे चल के लाइक जब उसका बहुत टाइम परमानेंट हो गया, बहुत साले हो जाएगी, तब कहीं जाके उसे स्कोलियोसिस डेवलप होगा, वरना आपको एमआरआई और यूएस में ही प्रॉपर नजर आएगा। ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? मुझे ट्रीटमेंट में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा था उसे ठीक कर दो। इन चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद, अगर किसी को एससीएम ट्यूमर है तो उसका एससीएम ठीक करो, वो ट्यूमर ठीक करो, आगे चल के ठीक हो जाएगी, और क्या कर सकते हो। चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद एससीएम ट्यूमर प्रोग्रेस टू टॉर्टिकोलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैसिव स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आप जानते ही हो, एससीएम की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, हम सब करते ही रहते हैं, और अभी मैंने आपको करके भी दिखाई थी। अगर मुझे एससीएम की स्ट्रेचिंग करनी है तो मोस्ट कॉमन कैसे करूंगा? पहले मैं ट्यूमर वगैरह हटा के जितनी गड़बड़ी हो तो उनको अगर इस तरीके से खुद से हम कर सकते हैं भाई, वो इस तरीके से नेक नेक शिफ्ट करते हैं एक साइड, तो इससे क्या होगा, एससीएम स्ट्रेच हो रही है। बाकी हम जो पैसिवली होता है, पीटी होता है, वो यहाँ पर एक हाथ यहाँ पर रखता है, एक हाथ यहाँ पर रखता है, और उससे उसको क्या करता है, दूर दूर करता है, तो उससे क्या होती है, आपकी एससीएम स्ट्रेच होती है। ठीक है, और यही हम करेंगे। तो प्रिवेंटेड बाई पैसिव स्ट्रेचिंग एंड स्प्लिंटिंग, स्प्लिंटिंग भी लगा देते हैं बच्चों में, इसको मालूम क्या बोलते हैं, टॉर्टिकोलिस स्प्लिंट, टॉर्टिकोलिस कास्ट, देखो देखो, इसको टॉर्टिकोलिस कास्ट भी बोलते हैं। बच्चों में क्या करके लंप वगैरह हटा के फिर ये कास्ट बना देते हैं, क्योंकि आप कितनी भी स्ट्रेचिंग कर लो ऑल टाइम फिर वही हो जाएगा। तो इस तरीके से कास्ट आते हैं, दिख रहा है, इस तरीके से एक तरीके का सर्वाइकल कॉलर टाइप का ही होता है। ठीक है, इसको टॉर्टिकोलिस्ट कास्ट भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और होता है कैलॉट्स कास्ट। ठीक है ना, ये बच्चों को प्रेफर कर पहनने का बोल देते हैं। पैसिव स्ट्रेचिंग एंड स्प्लिंटिंग इन यंगर चिल्ड्रन फॉर सीवियर, अगर किसी को सीवियर डिफॉर्मिटी हो गई तो क्या कर सकते हो? फिर तो सर एक ही काम कर सकते हैं, ऑपरेटिव। ऑपरेटिव में क्या करोगे, दिमाग लगाओ सर, ऑपरेटिव में ये करेंगे, देखो अच्छा, बहुत बहुत बेसिक दिमाग लगाना, बहुत दिमाग लगाना। इसमें सपोज करो ये मसल है, अगर मुझे इस मसल को रिलीज करना है, अगर मुझे इस मसल की लंबाई बढ़ानी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस मसल को कट करूंगा। अगर मैं ऊपर से कट कर दी मैंने इंसर्शन से, तो ये मसल पूरी चली जाएगी, फिर तो काम ही खत्म। तो इंसर्शन से तो उसको कट करने का कोई मतलब है नहीं। सर ऑरिजिन से करो, क्योंकि ऑरिजिन पे दो है, अगर एक को कट कर भी दोगे तो दूसरी वाली चिपकी रहेगी, यानी थोड़ा बहुत काम तो होता रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, चलो फिर हमें ये दिमाग में आ गया कि सर इसको इंसर्शन से कट नहीं करेंगे, सर इसको ओरिजिन से कट करेंगे। अब ओरिजिन में आए, ओरिजिन में थे सर दो पार्ट,
एक उसका क्लेविकल से जुड़ी थी और एक जुड़ी थी स्टर्नम से। तो क्लेविकल को पहले कट करें कि पहले स्टर्नम को कट करें, किससे फायदा होगा मुझे कट करने पर? सर अगर मैं बोलूंगा सर एक काम करते हैं, स्टर्नम वाली को कट कर देते हैं। अगर मैं स्टर्नम वाली को कट कर दूंगा तो कोई फर्क मतलब निकलेगा? सर निकलेगा ही नहीं। क्यों? एक बहुत दिमाग लगाओ, कोई भी एक धागा है, सपोज एक रोप है, ये एक रोप है, ठीक है ना, ये रोप का एक पार्ट इधर अटैच है और इसी रोप का दूसरा पार्ट एक इधर अटैच है। अब मुझे इस रोप को लूज करना है। इस रोप को अगर मुझे लूज करना है, अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं, इस वाले जो क्या बोलते हैं, ये अगर सपोज पहले ये वाले पार्ट को नहीं हटाता हूं, पहले मैं हटाऊंगा इस वाले पार्ट को। अगर मैं इस वाले पार्ट को यहां से कट कर दूं तो क्या ये रोप लूज होगी? सर होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे जो ऊपर वाला पार्ट था वो पहले ही कनेक्टेड है, ये तो जुड़ा हुआ है ना, ये लूज होने ही नहीं देगा। अगर आप यहां से काट भी दोगे, यहां से काट भी दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो फिर भी लूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो अभी भी जुड़ा हुआ है। तो सर अगर आप इसको ना काट के, आप एंड वाले को ना काट के, सर अगर आप इसको कट कर दो, इस वाले पार्ट को कट कर दो, इस वाले पार्ट को कट कर दो, तो क्या हो जाएगी? तो रोप ऑटोमेटिक लूज हो जाएगी, क्योंकि जो नीचे वाले पार्ट है वहां से अटैच रहेगी तो पूरी हटेगी भी नहीं और लूज भी हो जाएगी। तो यही पूरा गेम है। लोग इसमें याद करते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्टर्नम से हटा भी दोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लेविकल पहले जुड़ा हुआ है, क्लेविकल वाला पार्ट पहले होता है। अगर आप हटा भी दोगे तो क्लेविकल पहले जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे पहले जो ऑपरेटिव करा जाता है वो क्लेविकल के लिए करा जाता है। पहले क्लेविकुलर पार्ट हटाया जाता है। अगर हम देख लेते हैं कि अगर क्लेविकुलर से काम चल गया तो स्टर्नम से नहीं हटाते, और अगर हमें लगता है कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा फिर दोनों हटा देते हैं। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ स्टर्नम को हटा दिए क्लेविकल जुड़ी रहने दो, फिर तो वेस्ट है, क्यों करा, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि स्टर्नम हटा भी दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्लेविकल तो पहले जुड़ी थी ना, तो जो पहले जुड़ा है पहले उसे हटाना पड़ेगा, फिर बाद में वाला। तो या तो दोनों हटाते हैं या क्लेविकल को हटाते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं कंडीशन क्या है, ठीक है। फॉर सीवियर डिफॉर्मिटी स्पेशली इन ओल्डर, रिलीज ऑफ क्या एससीएम मसल को वहां पर क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। इट इज यूजुअली रिलीज फ्रॉम इट्स लोअर अटैचमेंट। लोअर अटैचमेंट मतलब क्या? ओरिजिन वाले पार्ट से, ठीक है। और उसके ओरिजिन में भी दो पार्ट थे, एक क्लेविकल और एक स्टर्नम, ठीक है। तो वहां से क्या करते हैं? लोअर अटैच, बट इट समटाइम बोथ अटैचमेंट नीड टू बी रिलीज्ड। अभी देखो आगे बताता हूं, पहले कौन सा हटाते हैं। और आज जब हटाने के बाद उसे क्या कैलोट्स कास्ट या टॉर्टिकोलिस कास्ट वगैरह पहना देते हैं। रिलीज इज कॉल्ड सबकुटेनियस टीनोटॉमी। आप जाते किसी भी टेंडन काटने को टीनोटॉमी या वो मसल काटने को टीनोटॉमी बोलते हैं। ऑफ ओनली क्लेविक्यूलर। तो अभी मैंने आपको पूरा समझा के आया इसमें पूरी मैकेनिज्म कि पहले कौन सा वाला पार्ट हटाते हैं, ठीक है। अभी मैं समझा के आया कि पहले कौन सा वाला पार्ट हटाते हैं, पहले क्लेविकल वाला पार्ट हटाते हैं, फिर स्टर्नम वाला, ठीक है। अगर सिर्फ एक हटा रहे हैं, टीनोटॉमी अगर एक हटा रहे तो सिर्फ पहले क्लेविकल हटाएंगे, और अगर पूरा हटा दिया दोनों क्लेविकुलर भी और स्टर्नम भी पूरी रिलीज ही कर दी तो उसका स्पेशल नाम होता है, उसका नाम होता है फेरकेल्स मॉडिफाइड बाइपोलर रिलीज, क्योंकि दोनों पोल हटा दिए। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है फेरकेल्स मॉडिफाइड बाइपोलर रिलीज और जेड प्लास्टी। इज इट राइट इफ अबव मेथड फेल्स? यानी जब क्लेविकल वाले को शॉर्ट करके भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो फिर क्लेविकल वाला पार्ट साथ साथ स्टर्नम यानी पूरी हटाई दी, मसल उसके ओरिजिन से रिलीज ही कर दी, तब उसको बोलते हैं फेरकल्स मॉडिफाइड बाइपोलर रिलीज या जेड प्लास्टिक। तो 2 नंबर में अगर जेड प्लास्टिक पूछते हैं, याद रखना 2 नंबर में आ चुकी है एक बार जेड प्लास्टिक प्रोटोकॉल, तो मान लिख के आना कि बोथ क्लेविकुलर स्टर्नम इज, वहां से हटा दिए अपने ओरिजिन से, तब उसे बोलते हैं जेड प्लास्टिक, ठीक है। इस तरीके से रिलीज कर देते हैं। डेट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फ्रॉम कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस, ठीक है।